नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। आप सभी के सामने हम दोनों उपस्थित हैं और आज हम करेंगे विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले जो इस समय बात चल रही है महिला आरक्षण बिल की, उस पर लगातार आज 7 घंटे चर्चा अभी भी हम बात करें तो हो रही है और इसको लेकर आज तरह तरह की सबकी प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने उस पर क्या कुछ कहा, उसके बारे में बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की कि आखिर क्यों लगातार नए संसद से लेके पुराने संसद से लेके नए संसद तक जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले बात महिला आरक्षण बिल को लेकर सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं आपको। खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। तो सोनिया गांधी ने ये कहा कि उनके जो पति है उनके द्वारा ही इसको लाया गया था, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। इसको लेकर स्मृति ईरानी जो है पलटवार उन्होंने किया है। क्या कुछ स्मृति ईरानी ने कहा, उनको भी सुनिए। कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है, कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज ऐसी एक सम्मानित नेत्री ने सदन में अपना वक्तव्य रखा, लेकिन उनका मैं एक विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं कि 2 विषयों पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्पष्टीकरण दिया है। हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया। तो श्रेयवाद की जो लड़ाई है वो लगातार अब चलती हुई नजर आ रही है। श्रेयवाद पर संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, कहा कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए और क्या कुछ कहा, उनको भी सुनिए। देखिए, क्रेडिट या श्रेयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी अपने ऐतिहासिक पुराने संसद भवन से पैदल नए संसद भवन में आ गए। इस देश की शुरुआत पैदल हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से नेता पैदल चले, राजीव गांधी भी पैदल चले बहुत बार, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पैदल कर ली। कल पहली बार मैं देखा कि प्रधानमंत्री भी नए संसद भवन में पैदल चले। लेकिन इस प्रवास और प्रयास में बहुत सी बातें अपने पुराने लोगों ने कर ली है। उसमें से महिला विधेयक है, उसमें इसरो है, बहुत कुछ है। ये देश का कार्य है। सरकार आपकी है, कल किसी की और थी और आने वाले दिनों में और किसी की सरकार होगी। अगर आप महिलाओं की बात करते हो तो श्रेयवाद की लड़ाई क्यों कर? आपने बिल लाया है, आपने बिल पेश किया है, आपने साहस दिखाया, आपके साहस का मैं हम सराहना करते हैं। तो श्रेयवाद की लड़ाई अब बंद करनी चाहिए, श्रेयवाद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और पैदल चलने की बात
संजय राउत जी की तरफ से। और श्रेयवाद की अगर बात करें तो सोनिया गांधी श्रेय लेने के लिए कि हाँ हमने खत लिखा था, हमने लगातार लेटर लिखा था, तब जाके ये आप लाए हैं। लगातार घमासान हो रहा है महिला आरक्षण बिल पर। देखिए ये तो होना ही है। कभी भी आप देख लें, जब भी कोई भी राजनीतिक दल जब कोई चीज़ लेकर आती है तो उसका श्रेय लेने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है। और सिर्फ हम अगर सोनिया गांधी को ही ब्लेम करें तो ये गलत होगा। कल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही इस चीज़ का श्रेय लिया कि वैसे सारे बिल के लिए लगता है भगवान ने मुझे ही चुना है, जो अभी तक पास नहीं हुआ है उनके हाथों से। तो आप श्रेय ही तो ले रहे हैं। आप जब महिलाओं की बात करते हैं तो आप श्रेय ही तो लेते हैं कि मैं महिलाओं के लिए करूं। आप जब G20 की बात करते हैं आप श्रेय ही तो ले रहे हैं। तो हर कोई जो है श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी की तरफ से भी ये है कि ममता बनर्जी ने इसको लाया है। अब वो अपने हो सकता है बंगाल में इस चीज को लागू की तो अलग बात है, पंचायत स्तर पे या जो है, लेकिन वो तो ऑलरेडी जब दिया गया है तो इसमें महिला आरक्षण वो कैसे लेके आए, ये तो बड़ा अपने आप में अजीब सा प्रश्न मतलब बनता है। लेकिन श्रेय की जो लड़ाई है ये जो है शुरू से ही चलती आई है। और देखिए महिला आरक्षण बिल ऐसा बिल है जिसपे अगर किसी भी पार्टी से बोलेंगे तो वो पार्टी कभी ये नहीं कहेगी हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा कहीं नहीं सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ऐसा बिल ही है। लेकिन अब इसमें जो है श्रेय तो होगा ही, क्योंकि हर किसी ने कोई ना कोई योगदान दिया है। अब देखिए एक चीज बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जब भी आई तो कई बिलों को जब लेकर आई है तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये हमारा बिल थोड़ी है, हम तो लेकर आए हैं, लेकिन इसको तो कांग्रेस ने बना के रखा था, लेकिन हम लेकर आए हैं। कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी या वो नहीं कर पाई थी, पर हम लेकर आए और इसको जो है पेश किया है। जीएसटी में भी आपने यही कहा, तो जब क्यों कहा, क्योंकि जीएसटी में जो है कांग्रेस विरोध कर रही थी, तो जनता को ये बताना जरूरी था कि ये जीएसटी जो है हम लेके मतलब कांग्रेस लाना चाहती थी पर वो ला नहीं पाई, क्योंकि उन्हें डर था कि इसका जो है विरोध होगा। उसी तरीके से जब होता क्या है कि राजनीति में जिस व्यक्ति को जहां पे ये लगता है कि इससे हम सामने वाले को किसी तरीके से हम आघात कर सकते हैं या उससे फायदा ले सकते हैं, तो वो वहां पे तो बता देते हैं, भुनाने की कोशिश कर देते हैं। और नहीं तो कहते हैं ये सारा चीज अभी क्या कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए तो उनका कहना है हम तो महिलाओं को हक दे रहे हैं, इससे बड़ा और सम्मान की बात कोई नहीं होगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सम्मान जो है, अगर सोनिया गांधी कह रही हैं कि ये पंचायत स्तर पे जो भी चीजें थी उसको अगर उन्होंने मतलब राजीव गांधी जी के समय में लाया गया, तो ये सच्चाई है। आप इसको मान रहे हैं, आप इसको अस्वीकार तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने तो अपनी बात रखी कि ठीक है आप लाए हैं, ये अच्छा है, और उन्होंने कहा कि मैं तो इसका समर्थन करती हूँ। तो इसमें मुझे श्रेय से ज्यादा लगा कि हर कोई जो है ये बताने की कोशिश कर, और चूंकि उन्होंने भी राज्यसभा में इसे पेश किया था, पास भी कराया, लोकसभा में नहीं कर पाए क्योंकि जो है यहाँ पे वो एक्चुअली जब भी संविधान संशोधन बिल लाया जाता है तो उसे 2/3 बहुमत चाहिए। आप सिर्फ बहुमत जो जनरल मेजॉरिटी होती है, सामान्य बहुमत जो होता है वो नहीं, जबकि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो वैसे कंडीशन में अगर बहुमत नहीं है सरकार के पास तो उसमें होता है कि आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है, सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसमें लोग अपनी बात रखते हैं और ये करते हैं, या फिर ऐसे भी कोई जरूरी नहीं कि सर्वदलीय बैठक बनाए, लेकिन एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। और लोकसभा में आम सहमति इस चीज को लेकर नहीं बन पाई। कारण क्या था, गठबंधन की सरकार थी, हर राजनीतिक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। कोई अब जो जहां पे अभी जैसे इसको लेके खास तौर से आपने देखा होगा कि ओबीसी को लेके जो है खास तौर से ये चल रहा है, क्योंकि एससी और एसटी को तो मतलब कहा जाता है कि इसमें आरक्षण है, लेकिन ओबीसी और मुस्लिम वर्ग के लोगों को नहीं है आरक्षण। तो वैसे कंडीशन में जो आरक्षण की राजनीति से जुड़े हुए, कल भी इसी बात को कहा था, उनके लिए तो ये मैटर है कि ओबीसी की महिलाओं की भागीदारी कहाँ गई, या मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी, जो ओबीसी जी ने आज भी कहा कि 7% हम अगर है हमारा, तो उस हमारी मतलब महिलाओं की भागीदारी तो होनी चाहिए, पर वो है नहीं। तो इन्हीं सब कारणों से जो है 2010 में जब ये बिल आया तो मतलब लाने की लोकसभा में नहीं आ पाया। अब जब आया है तो ये सबको पता है कि आज के समय में कहीं ना कहीं कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेके, देखिए इसमें दो चीजें होती है। अगर ये बिल ऐसे तो पास हो ही जाएगा, 2/3 बहुमत अगर नहीं मिलता है तो बिल फेल हो जाएगा। बिल फेल हो जाएगा तो
प्रधानमंत्री मोदी को एक रास्ता मिल जाएगा कि देखिए जी हम तो फिर से महिला बिल लेके आना चाहते थे, ये लोग नहीं चाहते हैं, तो इनके लिए इसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और अगर ये पास हो जाता है तो देखिए जी हम जो है इस महिला बिल को लेके आए, पुरानी सरकारें नहीं ला पाई। तो ऐसे कंडीशन में जब जहां पे पता है कि आज जो बिल पास हो रहा है इसका फायदा जो है राजनीति स्तर पे उठाया जाएगा, और हर पार्टियां उठाती है, ये कहें कि मोदी जी नहीं उठाएंगे और सिर्फ कांग्रेस उठाएगी या कांग्रेस नहीं उठाएगी सिर्फ मोदी जी उठाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हालांकि मीडिया में बातें अच्छी अच्छी करके आज कही जाए, कल भी कहा गया कि इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और हालांकि सरकार भी यही बोल रही है। जब संसद में गए तो कि इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो अधीर रंजन चौधरी ने यही बात कही कि देखिए यहीं से व्यवहार, जब उनको टोका गया था कल भाषण देते समय, तो उन्होंने कहा कि यही है कि जब व्यवहार जो है हम अपना बदले नए संसद भवन में आके। हालांकि ठीक है उनकी वो उतना पूरा लेकर बैठ गए और बताने लगे, लेकिन बातें वही है कि अगर आप मुझसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मुझे दिखता है कि मुझे नहीं लगता है कि सोनिया गांधी ने कुछ गलत बोला, लेकिन उन्होंने जो समर्थन देने के साथ साथ जो चिंता जाहिर की है कि इसमें जो है ओबीसी, एससी और एसटी की भी सीटें जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल, इसको लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है महिला आरक्षण पर। आज वो भी उनसे जब पत्रकार पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ नहीं सदन के अंदर बोलूंगा। क्या कुछ राहुल गांधी ने बोला है उनको क्या? Huge step forward in the transfer of power to the women of India was Panchayati Raj, where they were given reservation and they were allowed to enter the political system at scale. And this is another step. It's a big step, it is not a small step. And I'm sure everybody in this room, the treasury benches, the opposition, everybody agrees that this is a very important step for the women of our country. They fought for independence. They are as capable as any man, in many ways more capable, and should be given as much space as they possibly can be given. There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. तो जिस तरह से सोनिया गांधी ने बात की उसी तरह से ठीक राहुल गांधी ने भी उसी सेम बात कही ओबीसी आरक्षण के बारे में और पंचायती राज को लेके। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी यहाँ पे अगर इस बिल से किसी को आपत्ति कभी नहीं रही, और जो आरक्षण की राजनीति कर रहे उनका भी उस समय भी यही कहना था। मुझे याद है जब मुलायम सिंह और इसमें थे लोकसभा में, जब लालू यादव थे उस समय उन लोगों का भी यही कहना था कि बिल पास होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है हमें ओबीसी की सीटें जो है आरक्षित करनी चाहिए, या महिलाओं की जो सीटें हैं आरक्षित की जानी चाहिए, कि इसमें महिलाओं को कितना परसेंट मिले, जो एससी महिलाएं हैं उनको कितना मिलेगा, एसटी महिलाओं को, ओबीसी को क्या मिलेगा। तो ये है इस तरीके के मांगे मतलब उस समय भी रखे, और इसी कारण से आम सहमति नहीं बन पाई थी। और आज भी जब ये लागू हो रहा है, अभी आप देखेंगे जैसे अभी तो इनका आया है, अभी तो कल भी ये चलेगा या आज भी जो चल रहा होगा उसमें आएंगे धीरे धीरे भाषण आएंगे सबके, और सबकी मांग जो है ओवरऑल जाके ओबीसी आरक्षण पे ही हो जाएगा कि इसमें ओबीसी की हिस्सेदारी जो है वो तय होनी चाहिए। दूसरा ये कि जनगणना और परिसीमन की बात की जा रही है, इसको लेकर नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और जनगणना कराने की बात की है। क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा, उनको भी आप सुनिए। नहीं, महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक से जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कह दी है।
ये लागू तो करेंगे नहीं। तो इनको जो करना था, एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए उसमें अपना डिले कर, तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग ने कर दिए जी 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था, और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया, और पुलिस में भी किया 35%। और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो हम किया, स्वयं सहायता समूह में कितनी बड़ी संख्या। तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो SC और ST का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यहाँ 50% आरक्षण ये भी देने की बात कर रहे हैं। ये जो बातें हैं वो पंचायत स्तर पे और चीजों पे है, और यहाँ भी कहना है, यही बातें कही गई कि मतलब जो है पिछड़ा वर्ग जो है या बाकी के भी इसमें जो है सुनिश्चित होनी चाहिए। आप सिर्फ आरक्षण दें के जो है काम नहीं चलेगा। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ा टेक्निकल चीज है जो मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा सा बताऊं। देखिए, अभी जो ये जो संशोधन बिल पेश किया गया है, इसमें जो चीजें हैं उसके अनुसार से यह है कि हम जो है 33% आरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो जो 33% आरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं जी, उसमें ये होगा 33%, और जो लोकसभा है तो लोकसभा में भी ये 33% है। हालांकि इसमें कुछ चीजें पेचीदगियां हैं कि आप 33% तो तब देंगे ना जब सीटें होंगी। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां 1 सीट है, कहीं 2 सीट है। मणिपुर और मिजोरम और मेघालय वो एरिया है जहां 1-1, 2-2 सीटें हैं। या जो यूनियन टेरिटरीज है वहां 1 या 2 सीटें हैं, तो वहां पे आप आरक्षण कैसे देंगे? तो ये जो है इसमें कहीं पे कोई कुछ मेंशन नहीं किया गया है, जो मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है उसके अनुसार से। हालांकि पहले वाले में था थोड़ा सा, इसमें जो है था, लेकिन इसमें नहीं है। अब अभी जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार से ये है कि जो सीटें आरक्षित की गई हुई है वो है कि जो SC और ST को सीटें दी जाती, महिला और पुरुष से मतलब नहीं है, लेकिन वो SC और ST को सीटें आरक्षित की गई है। तो जब SC और ST को जो सीटें आरक्षित की गई है वो अभी, अगर मैं सिर्फ लोकसभा की बात करूं तो उसमें से 181 सीट है जो आरक्षित सीटें पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अनुसार से अगर 33% आरक्षण दे दिया जाता है तो इन जो 181 सीटें हैं इसमें से जो ST महिला है या जो SC महिला है उनको इन्हीं में से 33% जो है सीटें महिलाओं को आरक्षित कर दिया जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? लगभग 43 सीट जी। तो 43 सीट जो है जो 181 सीटों में से 43 सीट इन्हें मिल जा रहा है। बात अच्छा, जो अभी टोटल जो मतलब सीट आएगी, ये सॉरी, अभी जो 33% 181 है, ठीक है, मिलेगी। तो उसमें से 43 जो है 131 सीटें अभी जो है लोकसभा के लिए आरक्षित है SC और ST के लिए। ठीक है, उसमें से 43 सीटें मिल जाती है आपको महिलाओं को। तो टोटल जो बचेगा, ये बचेगा जाकर लगभग 138 सीट। इन 138 सीट पे कोई भी लड़ सकता है, कोई भी महिला। जब कोई भी महिला लड़ सकती है तो यहाँ पे वो जनरल कैटेगरी की हो, OBC की हो या कोई भी हो सकता है, वो लड़ सकती है। तो यहाँ पे कहना है जो कि अगर इस तरीके से ये चीजें लागू हो रही है तो यहाँ पे OBC तो इसमें है नहीं। अब यहाँ पे अगर भी नहीं मिल रहा है 138 सीटों में तो उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो जो है वो नहीं मिल रहा। 138 सीटें जो है सिर्फ महिलाओं की कर दिया गया, लेकिन कैटेगराइज नहीं किया गया। और जो पहले से जो आपको कहा जा रहा है कि जो SC और ST के लिए आरक्षित सीटें 131 सीटें, उसमें से ही आप काट के महिलाओं को भी दे रहे हैं।
तो ये जो है एक थोड़ा सा भी पेचीदा मामला है। दूसरा क्या है, परिसीमन का। पिछली बार जो परिसीमन हुआ था वो 2002 में हुआ था और लागू जाके ये हुआ 2008 में। तो कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से लागू हुआ था, अभी तो आपने परिसीमन किया ही नहीं है। हाँ। तो परिसीमन ही नहीं किया है तो इसको लागू करने में जाहिर सी बात है, जब तक परिसीमन होगा नहीं आप सीटें नहीं दे सकते। बिल्कुल, परिसीमन को लेकर कपिल सिब्बल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और परिसीमन के बिना इसको लागू करने की बात और बीजेपी पर तंज अपना कसा है। कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो डिलिमिटेशन के बगैर आप कर दोगे? इनसे पूछिए कि डिलिमिटेशन नहीं होगी फिर भी इसको लागू कर दोगे? तो आप बोल दीजिए, हम तैयार हैं। आप क्यों, डिलिमिटेशन की बात तो आपने की है और ये सेंसस की बात तो आपने की है, तो आप छोड़ दीजिए उसको, ना डिलिमिटेशन कीजिए, सेंसस भी ना कीजिए, इसको लागू करिए, कल करिए। हम तैयार हैं, 2014 से भी तैयार हैं, उससे पहले भी तैयार थे। जब आप विपक्ष में थे तब आप कहते थे कि सर्वसहमति के साथ होना चाहिए, सुषमा जी ये कहती थी, ठीक है ना। हम तो हमेशा सर्वसहमति के लिए भी तैयार थे, चाहे हम विपक्ष में रहे या हम सत्ता पक्ष में रहे। सर्वसहमति तो आपने नहीं होने दी, क्योंकि अगर आप उस समय हमारा साथ देते तो तभी पास हो जाता। 2014 में लाते तो आज तक लागू हो जाता, 2019 में लाते तो 2024 तक लागू हो जाता। अब 2023 में ला रहे हो और खुद आप कह रहे हो कि डिलिमिटेशन और सेंसस, तो पहले आप बताओ कि उसको हटा दो अपने बिल से और इसको अभी लागू करो और जल्द से जल्द विमेन रिजर्वेशन लाओ। कुल मिला जुला के काफी खींचातान देखने को समझ में आ रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर कि हाँ आपने बात तो कह दी लेकिन इसको लागू कैसे करेंगे, क्या संशोधन होने चाहिए, ओबीसी की बात, एससी एसटी की बात, उन महिलाओं की बात जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उनकी बात, कैसे होगा ये सब। देखिए यही चीज जो है बार बार कही जाती है और खासतौर से जो मोदी गवर्नमेंट के लिए यही चीजें कही जाती है कि मोदी गवर्नमेंट कोई भी चीज बड़ी जल्दबाजी में लेके आ जाती है। जैसे हम हमेशा चर्चा करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के साथ ये दिक्कत है, अब पूरी प्लानिंग के साथ नहीं आते, कोई अच्छा आइडिया लगता है तुरंत उसको उठते और सुबह उठ के जो है घोषणा कर देते हैं और घोषणा करने के बाद जो है उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसका जवाब शायद आप भी नहीं दे पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। अगर यही लागू करना था तो आपको पहले तो परिसीमन और बाकी चीजें करनी थी, तो आप इसको जो है 2020 में भी, जब 19 में आप चुनाव लड़े तो आप 20 में भी इसको लागू कर सकते थे जी। लेकिन आपने नहीं किया। और लोकसभा में तो आपकी बहुमत उस समय भी थी, उसमें तो सीटों की संख्या में कोई अंतर नहीं था और आपको भी पता था कि महिला आरक्षण बिल पे तो लोग मान जाएंगे, पर उस समय आपने नहीं किया क्योंकि उसमें कोई चुनाव नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज अचानक जब लगा तो आपने विशेष सत्र बुलाकर इसको कर दिया, विशेष सत्र भी बुलाया तो आपने चीजें नहीं की। तो बीजेपी इस चीज के लिए जानी जाती है और विशेष सत्र को भी लेकर आज अच्छा खासा एक हास्यास्पद निकल गया। हाँ, कि आखिर किस लिए बुलाया विशेष सत्र, क्या इसीलिए सुप्रिया सूले और तमाम जो उनके नेता लोग हैं इस तरह मजाक बनाते हुए नजर आए कि किस लिए बुलाया आपने ये विशेष सत्र। तो वही चीज है कि जिस तरीके से इसको किया गया परिसीमन को, तो कपिल सिब्बल ने जी ने जो कहा कि आप परिसीमन का वेट क्यों कर, अभी भी तो जो है ना अगला परिसीमन होगा तो उसके अनुसार से कर लेंगे। बिल्कुल। अभी जो है हम उसके अनुसार से कर लेते हैं क्योंकि अगला परिसीमन में मैं आपको बताऊं, जो बीच में रुक गई थी बात, अगले परिसीमन जो है इसमें बहुत सारी पेचीदगियां और आने वाली है। देखिए एक छोटा स्टेट है लेकिन वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई है, कोई बड़ा स्टेट या छोटे ही स्टेट है लेकिन वहां पॉपुलेशन नहीं है, तो वहां पे क्या सीटों की संख्या कम हो जाएगी। कोई भी जो सीट होती है वो पॉपुलेशन और एरिया के अनुसार से डिसाइड होता है कि वहां पे कितने लोकसभा सीटें होंगी। ठीक है। जैसे दिल्ली में जितना बड़ा एरिया है यहाँ 7 लोकसभा सीट है, कई जगह आप चले जाएंगे तो दिल्ली का पूरा जितना बड़ा एरिया है इतना एरिया में सिर्फ 1 लोकसभा सीट होती है। तो आप सोचिए अब जो जहां 1 लोकसभा सीट है तो वहां की कहीं ना कहीं जो कहेंगे कि उनकी भागीदारी कम हो गई, तो वो कहते हैं कि आप जी दिल्ली में उतना छोटा सा एरिया में इतना पॉपुलेशन है तो आपने 7 कर दिया, हमारा 1 ही रखा, तो दिक्कत है। अच्छा फिर इनका भी अपना है कि भाई यहाँ तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा लोगों की बात है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो छोटे स्टेट्स हैं उनकी भागीदारी तो कम हो रही है, तो उनका जाहिर सी बात है जिनकी संख्या, लोकतंत्र में संख्या का खेल है, तो जाहिर सी बात है कि जब संख्या कम रहेगी तो उनके जो प्रभाव भी कम होता है। अब आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रभाव कहा जाता है जो यूपी जीत लिया वो लोकसभा जीत लिया, तो ये एक बड़ी बात है। तो इस तरह की समस्याएं भी आएगी और अभी जो परिसीमन जो होने वाला है अभी होगा नहीं होगा ये भी कहना मुश्किल है। आप जनसंख्या की या जनगणना की भी बात नहीं करते
तो ये सब मामला है जिसके कारण से मुझे लगता है इसमें काफी पेचीदगी है। दूसरा क्या है जो इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि आरक्षण जो है, कहा जा रहा है आरक्षण, लेकिन ये सिर्फ 15 साल के लिए ही लागू है। और ऐसे जितने भी आरक्षण जो भी दिए गए जब से जो है कहा गया था, वो आरक्षण जो है सिर्फ 15 साल के लिए ही है। और जब जो आरक्षण के विरोधी लोग हैं, जो नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है, उसके लिए भी यही कहते हैं कि ये तो 15 साल के लिए लागू हुआ था, तो इसको जो है आप बढ़ा के अभी तक क्यों कर दिया। तो ये एक बड़ी चीज है कि जब आपको पता है कि जब 15 साल के बाद जो है इस तरह के विवाद फिर उठेंगे, तो फिर आप इसको एक बार आगे लागू करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या है कि लागू भी होता है तो हर 10 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये इसमें क्लॉज है कि 15 साल तक के लिए ही लागू रहे। अब 15 साल में कितनी महिलाओं को भागीदारी मिल जाएगी और उससे कितना, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल। तो हालांकि ये तो है कि 10 साल बाद आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी इसमें कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, कैसे पारित करते हैं, क्योंकि अभी तक आज अगर 7 घंटे की बात करें तो 7 घंटे चर्चा, खैर उससे ज्यादा चर्चा हुई। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। आज जो है सोनिया गांधी जी ने एक और बात कही, जिससे थोड़ा सा मैं महिला आरक्षण बिल से हटकर एक बात करता हूँ। सोनिया गांधी जी ने आज कहा कि एक तो ओबीसी तो होनी चाहिए, साथ में जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए, जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि किस जाति की कितनी आबादी है और उसके अनुसार से उसी अनुपात में हम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर। बिल्कुल। जबकि ये अभी तो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है या की सरकार जो है वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। और लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जातिगत जनगणना इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों है और क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार जब मोदी जी से मिले G20 में, उसके बाद जब बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे कि ऐसा न हो, लग रहा है कि अब नीतीश जी जो है इंडिया अलायंस से साइड होने वाले हैं। कुछ लोग वहां पे जो है उन्होंने इस चीज पे भी कहा कि ये चाहते थे कि ये जातिगत जनगणना जो बिहार में हो रही है इसको प्रमुखता से उठाया जाए और इंडिया अलायंस इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे और इसको उठाए। लेकिन कहा गया कि ये मुद्दा जो है नहीं बनाने के लिए इंडिया अलायंस है। लेकिन आज जो इस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा है जातिगत जनगणना की बात, ये मतलब एक सीधा संदेश है कि इस बार इंडिया अलायंस में जो चुनाव लड़े जाएंगे इंडिया गठबंधन, ये एक मेन मुद्दा के रूप में काबिज रहेगा। और अब जो है, हालांकि ये चीजें जो है कई बार उठेगी जब हम रैलियां करेंगे, उसमें भी जो है हम इस मुद्दे को उठाएंगे। तो जातिगत जनगणना की तो अब ये क्लियर है, जहां तक मेरा अपना मानना है कि जातिगत जनगणना को लेके इंडिया अलायंस जो है अब सजग हो गई है और जो अगले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात इसी महिला आरक्षण बिल पर ही आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। पुराने संसद भवन से लेकर नए संसद भवन तक के जाने तक की बात, और इनफैक्ट नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ना होना, उन्हें इनवाइट ना करना, तमाम तरह की बातें, और इस पर जो विवाद था किसी का वहां ना जाना। और आज भी बात करें जेएमएम के सांसद विजय हासदाग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और संसद में हल्ला बोला है कि आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। आप तमाम महिलाओं को आपने तो इकट्ठा कर लिया, तमाम बाहर से आए हुए लोगों को आपने इकट्ठा किया, लेकिन क्या द्रौपदी मुर्मू का आना, यहाँ शामिल होना, उनको क्यों नहीं शामिल किया? इस तरह की बातें उन्होंने की और जिस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा विजय कुमार ने, सुनिए। इस देश के आधे पॉपुलेशन को आज सम्मान देने की बात हो रही है कि इसी सदन के माध्यम से महिला का अपमान भी हुआ है। प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज पुराने सदन से आज नए सदन में हम लोग आए, लेकिन किसी एक कार्यक्रम में उन्हें उपस्थित मैंने देखा नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया के विधि विधान में आपने सदन के बाहर से कई लोगों को बुलाया, लेकिन जिस चेयर के द्वारा ये हाउस बुलाया जाता है और एक महिला आज वहां उस चेयर में बैठी हुई है, एक आदिवासी महिला चेयर पे बैठी हुई है,
लेकिन किसी एक कार्यक्रम में भी उनको हम लोगों ने देख नहीं पाए। जिस तरह से उस प्रथम चेयर का अपमान हुआ है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का नाम को नहीं मेंशन। अगर कोई बात नो इस सदन के माध्यम से ही अपमान हुआ है, नाम विल बी एक्सपेंस। तो यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? नो डोंट यूज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट प्लीज। ओके, आई वोंट यूज द प्रेसिडेंट्स नेम, लेकिन आपने जो गलती की है उसे आप स्वीकार लीजिए। आज 50% पॉपुलेशन को आप कन्विंस करना चाहते हैं कि आप उसको उनका हक देना चाहते हैं, लेकिन इसी सदन में आपने अपमान किया। आज से पहले 75 सालों में जितनी सरकारें रही है, कोई भी रहा हो, किसी ने प्रयास नहीं किया कि किसी महिला को अपने बल पर इस देश के राष्ट्रपति बनने का अवसर मिले। वो मिला है तो इसी सरकार के समय मिला है, लेकिन इनकी हल्की राजनीति के चक्कर में उस बिल में जहां महिलाओं को अधिकार देने का काम हो रहा है, ये लोग अपनी हल्की राजनीति के चक्कर में राष्ट्रपति जी का नाम इसमें नहीं घसीटना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। वो माननीय राष्ट्रपति देश की उचित नहीं है। हम कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं? क्या वो हम 33% अगर हम आरक्षण ले आए, महिला बिल पारित कर लेते हैं, पास करा लेते हैं, और फिर दूसरी तरफ हम ये भी बीजेपी का एक चेहरा देखते हैं जहां पे आप आदिवासी राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना सीना जरूर ठोकते हैं, लेकिन आप उसी संसद में अगर बात करें तो उनको शामिल नहीं किया जाता है, किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है। यही तो समझ में नहीं आता, ये दोहरा मापदंड क्यों? आप देखिए, एक बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का फर्क क्या है, समझना ये जरूरी है। राजा मतलब राष्ट्रपति की तरह लिया जाता है, और उसका जो मंत्रिमंडल होता है, प्रधान सेवक, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, और वो देश को चलाते हैं। ठीक है। तो एक ऐसी चीज जहां वो संसद भवन बन रहा है, जो किसके, अगर कहा जाए तो देश का राजा कौन? जो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उस देश के लिए किए जा रहे हैं, उसका वो भवन आपने बना दिया, उसका उद्घाटन वो नहीं कर रही है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। लेकिन यही जो है एक मतलब कहा जाए कि विडंबना है कि इस देश में जैसे प्रधानमंत्री को इतनी पावर दिया। बहुत सारे, जैसे दो तरीके होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल पावर होता है, एक प्राइम मिनिस्ट्रियल पावर होता है। तो इंडिया में जो है वो वही रूल है कि प्रेसिडेंट को उतने पावर नहीं दिया गया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं तो कई बार जो है इस तरह के जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां जो है इतनी कम दी गई है कि वो एक कठपुतली की तरह नजर आते हैं। और ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि राष्ट्रपति जो है भारत में या ऐसे किसी भी जगह जहां प्रधानमंत्री की शक्तियां ज्यादा, वहां पे राष्ट्रपति सिर्फ एक कठपुतली के समान है और उन्हीं की उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे भी देखेंगे कि आप राष्ट्रपति को, ठीक है, आपने बनाया क्यों, तो इसी से ये समझ में आता है कि आपने जो है वोट बैंक के लिए बनाया कि आदिवासियों का आपको वोट चाहिए था, इसलिए जो है आपने एक आदिवासी महिला को बना दिया ताकि आदिवासी लोग जो हमसे खुश हो सके। इसीलिए जो है आप इससे पहले जो है एक एससी वर्ग के जो नेता थे रामनाथ कोविंद, उनको उठा के लाए ताकि इस वर्ग में अपना वोट बैंक बढ़ सके। लेकिन जब आप उसको मान सम्मान नहीं देंगे, उनको प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये मंशा जाहिर होती है कि आपकी असली मंशा है क्या। आप इतने बड़े संसद को आपने उद्घाटन में, चलिए आपने नहीं बुलाया, मतलब जब आप उद्घाटन किया, जब हम किसी भी लोकसभा का जब शुरू करते हैं, जैसे अभी ये 17वीं लोकसभा चल रही है, जब 2024 के बाद जब ये शुरू होगा तो 18वीं जब जाहिर होगी, तो उस समय जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे उनको शपथ दिलाने का काम किनका? राष्ट्रपति का। उसके बाद जब है संसद में सबसे पहला अभिभाषण जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और तब जाके संसद की कार्रवाई या बाकी कार्य शुरू होती है। अब संसद में अभिभाषण होता है, तो क्या आप ये तय करते हैं कि आज की डेट में कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 2024 में जीत कर आते हैं तो नए राष्ट्रपति भवन में आप जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण भी नहीं करेंगे या राष्ट्रपति से शपथ भी नहीं लेंगे? क्योंकि अगर आप उनको जब अभी तक प्रवेश नहीं दिया, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या मंशा है मोदी जी की कि इस तरह का उन्होंने जो है बिल्कुल किया है, शामिल ना करना अपने आप। जबकि एक सिंपल सी चीज है कि आप फिल्मी इंडस्ट्री के लोगों को बुला के आप उनसे जो है स्पीच मतलब
मीडिया के सामने उनको ला रहे हैं और उस पर तालियां बटोर रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया। मुझे लगता है मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी राष्ट्रपति, अगर वो भी आती तो वो भी आपकी तारीफ ही करती, और इससे जो मुझे लगता है कि और आपकी मुझे लगता है मान सम्मान और छवि और बढ़ता। लेकिन देखिए एक चीज है, मोदी जी के साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि ठीक है अभी उन्होंने मैं तो मानता हूं कि उन्होंने कई अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं जहां पे भी कहेंगे अपने बुजुर्गों का शायद क्रेडिट खाने या उनको साइडलाइन करने में माहिर है शायद, इसलिए आपने देखिए आडवाणी जी को बिल्कुल साइड कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को साइड कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता जिनको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में आपने उन सबको साइडलाइन कर दिया। आज की डेट में जिस तरीके से आडवाणी जी को साइड किया गया उसके लिए काफी लोगों ने उनकी निंदा भी की, लेकिन आज जो है कहा जाए कि मोदी जी का पूरी तरह से भाजपा पे पकड़ है और मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा, और इसी का ये जो है आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं वो जो मतलब जिस तरीके से इन्होंने कहा अनुराग ठाकुर ने, ये दिखाता है कि मोदी जी का प्रभाव कितना है, कि मोदी जी की बुराई जिस तरह से मीडिया में कई चैनल नहीं सुन सकते, उसी तरह से यहाँ उनकी पार्टी के लोग भी मतलब ये जो इन्होंने कहा कि ये एक क्या हल्की राजनीति का मुझे लगता है कि हल्की राजनीति जो है कहीं ना कहीं ये शब्द बोलना ही आपके मुझे लगता है ये हल्की सोच का नतीजा है कि आपने इसको हल्की राजनीति कहा। जो अपने देश के सर्वोच्च मतलब पद पे बैठे अगर व्यक्ति के अधिकारों और उनके मान सम्मान की बात करता है तो ये हल्की चीज नहीं हो सकता है। जो प्रथम नागरिक जो हमारे देश के हैं अगर उनकी वो सम्मान की बात कर रहे हैं तो ये हल्की चीज नहीं है। और जब आप वो भी जब महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, आप एक महिला को आप अगर पूछ रहे तो आप हल्की राजनीति कह रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए था। बिल्कुल इससे बचना चाहिए था। और वही गुजरात में देखिए जो अभी विधानसभा में एक ई विधान जब ऐप लॉन्च करना हुआ तो आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया। ये क्या मतलब समझ में नहीं आया कि आप गुजरात विधानसभा में कोई काम होगा तो आप मतलब राष्ट्रपति को लेकर जाएंगे, और जब जो देश की संसद है वहां पे आप जो है राष्ट्रपति को पूछ ही नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है और मुझे नहीं समझ में आता कि ये दिखा के आपको लगता है कि ऐसे करने से महिलाओं का वोट आपको मिल पाएगा, ये सोचने वाली बात। देखिएगा आज की डेट में मैं एक चीज बता दूं, अब से जो भी चुनाव आएगा अभी 1 साल 1.5 साल के बीच में, इन सब चुनावों में ये एक मुद्दा ये भी बनेगा कि आप जिस और खासतौर जब जहां पे भी जो कहते हैं ना पलटवार, तो जहां पर भी ये महिला आरक्षण को उठाएंगे वहां पे यही बात उठेगी कि कौन सा महिला आरक्षण। जब आप अपने देश के राष्ट्रपति, आप एक तरफ कहते हैं कि हमने तो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उसी की अगर सम्मान की बात करें, इनवाइट करने की बात करें, तो आपने उसका जहां पे जो उसकी जगह होनी चाहिए, जो पद होना चाहिए, वो आपने उसे नहीं दिया। जब नहीं दिया तो आप कौन सा सम्मान करते हैं? तो ये अब वार और पलटवार जो है ये एक मुद्दा के रूप में विपक्ष भुनाने की कोशिश करेगा हमेशा और हर बार।